सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने दिया था। एक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया और उस बजटी भाषण होने के उपरांत बाबा साहब का स्पीच होता है। आज हम लोग ये बात देखने की कोशिश करेंगे बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से कि किस तरह से बाबा साहब पूर्ण तैयारी के साथ इस तरह के महत्वपूर्ण अवसर पर अपना भाषण देते थे। कितनी ज़बरदस्त तैयारी होती थी, भाषण बाबा साहब तभी दिया करते थे। ये सीखने का अवसर आज मिलने वाला है। 25 फरवरी 1938 का ये भाषण हम सभी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायक है और प्रेरणा इस बात की मिलती है कि हम जब कभी भी कहीं भी स्पीच देने के लिए खड़े हों, अवसर मिले तो हमें पूरी तैयारी के साथ वहां जाना चाहिए। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, जो आज यानी कि 5 दिसंबर 2023 को अंबेडकर संदेश यूट्यूब आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से आपको मिला, उस पर कई सम्मानित साथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब दिया है। मेरे पास हमने सूची बना रखी है और इस सूची के माध्यम से अभी हम इसी अंबेडकर संदेश के लास्ट में उन साथियों के नाम जिक्र लेंगे जिन साथियों ने अंबेडकर संदेश जो आज प्रसारित किया गया 5 दिसंबर 2023 को, उसके अंत में अपना रिस्पांस दिया है, अपना उत्तर दिया है। तो ऐसे साथियों का हम नाम जरूर लेंगे। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, हम बता दें हमेशा की भांति अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार का सत्ता से हटना ही बेहतर है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब के भाषण का निष्कर्ष यही है। अंततः बाबा साहब कहते हैं जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया उस पर ये प्रतिक्रिया है बाबा साहब की, और सीधे बजट भाषण के उपरांत बाबा साहब का स्पीच है। और आप समझ सकते हैं कितने साहसिक शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं पेज नंबर 107 से 110 तक। 25 फरवरी 1938 को दोपहर 2 बजे इस वर्ष के बजट अधिवेशन की शुरुआत हुई। अधिवेशन के अध्यक्ष थे सम्माननीय मावलकर। कई लोग इस अधिवेशन में उपस्थित थे। इस अधिवेशन में पैनल ऑफ चेयरमैन के पद पर खान बहादुर, अब्दुल्ला लतीफ़, स्वतंत्र लेबर पार्टी के श्री राजा राम आर भोले, मिस्टर ब्राम्बल और सर ST काम्बली की नियुक्ति किए जाने की घोषणा सम्माननीय ने स्वीकार की। सबसे पहले सवाल जवाब हुए और उसके बाद असेंबली के आगे सम्माननीय लट्ठे ने 1937-38 का बजट रखते हुए अपना भाषण दिया। ये भाषण करीब 2 घंटों तक चला। आपको मालूम है, कोई राज्य हो या देश की बात हो, जब बजट जारी होता है तो जो वित्त मंत्री होते हैं, जिनके पास वित्तीय प्रभार होता है, वो अपना कंप्लीट भाषण देते हैं बजट के बारे में। ये भाषण करीब 2 घंटों तक चला था। श्री लट्ठे के भाषण के बाद शुक्रवार की बैठक का कामकाज पूरा हुआ। शनिवार बजट पर चर्चा का दिन था, लेकिन उस दिन मुस्लिम लीग की सदस्य मिसेज सलीमा फैज तैयब जी ने छोटा सा भाषण देकर नए बजट में लड़कियों की शिक्षा का योग्य प्रबंध करने के लिए सम्माननीय फडणवीस छोटा सा भाषण देकर नए बजट में लड़कियों की शिक्षा का योग्य प्रबंध करने के लिए सम्माननीय फडणवीस का अभिनंदन किया। इसके बाद श्री बाबू भाई पटेल ने बजट का अभिनंदन किया। उनके बाद उस दिन कोई और बोलने के लिए उठकर खड़ा नहीं हुआ, इसलिए मंगलवार तक असेंबली की बैठक को स्थगित किया गया। मंगलवार के दिन पहले सवाल जवाब का सत्र हुआ, उसके बाद बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई। आज की बैठक में श्री जमुना दास मेहता का पहला भाषण हुआ। बुधवार की बैठक की शुरुआत के बाद 2:30 बजे स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भाषण हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि मुंबई सरकार ने नए बजट पर कल और परसों जो भाषण हुए हैं उनमें इस बजट का अभिनंदन किया गया है, लेकिन खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। बजट पर नज़र डालते ही पहली नज़र में ही ये बजट निराशाजनक लगता है।
बजट की योजना इस प्रकार की गई है कि अमीरों की जेब को सुरक्षित रखकर गरीबों को सुख दुख दर्द झेलने पर मजबूर किया गया। इस बजट से भावी सुखदायी हालत का जरा भी अनुमान नहीं होता, ना ही ऐसा लगता है कि ये हमारे प्रांत के उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। पोले आश्वासनों पर बजट की इमारत खड़ी है। हाँ, इस बजट में पुलिस फोर्स के बारे में की गई योजना कुछ हद तक अभिनंदनीय है, लेकिन इस योजना का श्रेय मैं फडणवीस से अधिक गृह मंत्री को देना पसंद करूंगा। इसी पुलिस बल के बारे में वर्तमान सत्ताधारी कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस का नाता कैसे असंगत था, इसका एहसास सभी को है। कांग्रेस के असहकारिता आंदोलन के दौरान कांग्रेस को पुलिस के बारे में इतना अपनत्व महसूस नहीं होता था। अनगिनत खद्दर की टोपीधारी कांग्रेस वालों के मुंह से पीती पगड़ी हाय हाय नारे निकाले हुए जिन लोगों ने सुना था, उसी कांग्रेस को आज सत्ता में आने के बाद 36,000 रुपयों की अतिरिक्त राशि आरक्षित करनी पड़ी। ये जितने आश्चर्य और आनंद की बात है। वर्तमान कांग्रेस सरकार असेंबली के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है, ऐसा लगता है। अब तक किसी भी सरकार द्वारा अपने ही अधिकार के तहत बजट में व्यय होने वाली बड़ी रकमों को तय नहीं मान लिया था। व्यय होने वाली रकम के बारे में सरकार को पहले से असेंबली को सूचित करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि सरकार को चाहिए था कि वह पहले अकाउंटेंट जनरल को इस बात की सूचना देती कि उक्त रकम का उपयोग किस प्रकार किया जाने वाला है। लेकिन सत्ता के बल पर इन सभी बातों को नजरअंदाज कर आज मुंबई सरकार अपनी कल्पना के सहारे बनाए हवाई किलों के निर्माण के लिए 36 लाख रुपया इकट्ठा कर रही है। इस मामले में असेंबली की राय तो नहीं ली गई और अपने विधायक काम के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं दी है। लगता है गृह मंत्री की ईमानदार राय है कि इस असेंबली को कानूनों के तहत नियम बनाने का कोई हक नहीं पहुंचता। आज वे इस सदन में अनुपस्थित हैं, इसलिए इस बारे में उनका पक्ष जानना संभव नहीं है। फिर भी गृह मंत्री द्वारा किए जा रहे सत्ता के गलत इस्तेमाल के बारे में मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से कटाक्ष करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नए लोक उपयोगी काम करवाने के लिए सरकार ने 1,16,00,000 रुपयों की योजना बनाई है, लेकिन इन सभी आंकड़ों को खंगालने पर हाथ क्या आएगा। इस बड़ी रकम से हर वर्ष जो खर्चा होता है उसमें से 48,11,000 रुपये तथा शराब पर पाबंदी लगाने के खाते में 31 लाख रुपये अलग रहे हैं। इस रकम को अगर मूल रकम से हटा दें तो जनता के उपयोग के अन्य लोगों के लिए केवल 37 लाख रुपये ही बचते हैं। इस प्रकार शिक्षा, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य से संबंधी मदद आदि पर व्यय होने वाली रकम वापस मिलना असंभव होता है, या उस मद में खर्च की गई रकम से आय प्राप्त होना असंभव होता है। बेरोजगारी हटाना, स्वास्थ्य बीमा, बुढ़ापे के लिए बीमा, दुर्घटना बीमा, महिलाओं को जच्चगी के लिए आर्थिक सहायता जैसे कई जन कल्याण के काम करने हैं, लेकिन इन मामलों के बारे में मुंबई सरकार चुप्पी साध गई है। आज इन जन कल्याण के कामों के लिए जो रकम रखी गई है वह अगले साल में भी रखना मुश्किल होगा, ऐसा लगता है। कामगारों के हितों के बारे में नीति पिछले अगस्त महीने में इसी सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा कामगारों की हित रक्षा के लिए जो नीति तय किए जाने की घोषणा की थी, उस योजना के अनुसार इस प्रांत पर कितना खर्च होगा इसका अंदाजा भी सम्माननीय गृह मंत्री देते तो अच्छा रहता। हमारे प्रांत के लोगों के लिए हितकारी योजनाओं में से फडणवीस की जो योजना है कुछ समय परे भी रख दें, तब भी मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार इस योजना पर न्यूनतम 24 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बाबा साहब, आप देख रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, लेकिन एक एक रुपए का आंकड़ा आप देखिए, करोड़ रुपए की बात हो रही है और हर योजना पर कितना पैसा खर्च होगा ये आंकड़ा बाबा साहब के पास है। यानी कि बाबा साहब की तैयारी इस तरह की थी। आज वर्तमान में अगर आप बजटीय भाषण देखेंगे तो इस तरह के आंकड़े सहित निश्चित रूप से कोई अपनी बात को नहीं रखता। और आप महसूस करेंगे, अभी इसी संदेश में बताया गया कि बाबा साहब का भाषण सबसे बेहतरीन था। इतना व्यय जो झेल पाए वही इस प्रांत सरकार बनने लायक है, ये मेरी राय है। लेकिन क्या हमारे प्रांत की सरकार इतनी बड़ी रकम जुटाने की कोशिश करेगी? पश्चिमी देशों की सरकारें प्रति व्यक्ति कितना खर्च करती हैं, ये अगर देखा जाए तो इतना पता चलेगा कि कनाडा 9 पाउंड 8 शिलिंग, दक्षिण अफ्रीका 19 पाउंड, आयरिश फ्री स्टेट 10 पाउंड और मुंबई 7 पेंस, यानी कि सबसे कम।
ये अनुपात देख हमारी बुरी आर्थिक स्थिति का हाल कितना भयंकर है इसका पता चलेगा। हमारे प्रांत की आमदनी का विवरण देखें तो निराशा घेर लेती है। 1922 से 1935 के दौरान अन्य प्रांतों की आय में जो वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत इस प्रकार है। मद्रास 26.5% है, पंजाब का 28%, संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं 16.5%, असम 14.5%, बंगाल 11.5% और मुंबई में केवल 3%। पूरे प्रदेशों का यहाँ पर जिक्र कर दिया बाबा साहब ने, मुंबई में केवल 3%। पिछले 13-14 सालों में अतिरिक्त कर की जो आमदनी हुई उसको अगर घटा भी दें तो मुंबई की आय 5.5% घटी हुई दिखाई देगी। ऐसे हालात में हमारी सरकार अगर शराब पर पाबंदी लगाने का आंदोलन छेड़ती है तो ये डूबते पर बोझ ला देने की मानसिकता को अपनाना है। इस योजना को अमल में लाते ही अन्य किसी मद में होने वाली आय की नीति भी अपनाई गई है। मेरा ये कहना है कि राजस्व में छूट नहीं दी जाए। मेरा कटाक्ष इस बात की ओर है कि शराब पर पाबंदी और भू राजस्व में छूट, इन दो योजनाओं पर अगर अमल किया गया तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। उसे फिर भरने के लिए क्या किसी विधायक योजना का निर्माण किया गया है? पिछले बजट के समय फडणवीस ने अपने भाषण में जो आशा से भरपूर वचन दिए थे उन्हें पढ़ने के बाद आज बजट में क्या दिखाई देता है? उस वक्त के दिए गए वचनों का आज के बजट में जिक्र तक नहीं है। उस बजट के समय बहुजन समाज के हितों के बारे में जो साहस आश्वासन दिया गया था वह इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। इस बजट में कोई नया कर नहीं है, इसलिए इसकी प्रशंसा की जा रही है। इसका मुझे आश्चर्य है, नए कर न लगाकर असल में अमीरों पर से खर्च का बोझ कम किया गया है। इस व्यवस्था से गरीबों को कष्ट झेलने पड़ेंगे। क्या इस बात का एहसास अपने को गरीबों की सहायक कहलाने वाली सत्ताधारी मंत्रिमंडल को भूल से भी कभी हुआ है? बाबा साहब का कहना है कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए और वो जो टैक्स से पैसा आमदनी हो, सरकार का राजस्व बढ़े, उस राजस्व को गरीबों की योजनाओं में लगाना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब का कहने का तात्पर्य ये है कि अमीरों पर टैक्स न लगाना अमीरों को फ़ायदा पहुँचाना है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसका ये मतलब कतई आप न समझें कि बाबा साहब ने जो टैक्स लगाने की बात की है वो गरीबों और अमीरों दोनों पर की है। नहीं, अमीरों पर टैक्स लगाइए, अमीरों से टैक्स लीजिए और वहाँ से जो टैक्स वसूली हो, जो राजस्व जमा हो, उसको आप गरीबों पर खर्च करें। ऐसा बाबा साहब की योजना थी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, इसलिए मेरा ये साफ कहना है कि ये बजट गरीबों का नहीं है, अमीरों का है और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। सच पूछो तो गरीबों को हर सरकार से मदद ही मिलनी चाहिए। हमें गरीबों की खातिर मेहनत करने वाली सरकार चाहिए। निजी स्तर पर जो अमीर अपने बीवी बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, उन्हीं की संकट के समय मदद करने के लिए सरकार खड़ी हो जाती है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? बाबा साहब कहते हैं कि जो सक्षम लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं के बीवी बच्चों और उनकी सुख सुविधाओं के लिए सरकार भी खड़ी हो जाती है। तो आखिर बताइए गरीबों के लिए कौन खड़ा होगा? ये बात बाबा साहब कहते हैं और हास्यास्पद करार देते हैं इस बात को। मेरे सम्मानित साथियों, वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिदृश्य में भी आपको अलर्ट और सतर्क रहना होगा। कई बार कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो अमीरों का कर्ज माफ़ कर देती हैं और गरीबों को कर्ज पर छोड़ देती हैं। कर्ज पर कर्ज, ब्याज पर ब्याज लगातार बढ़ता है। गरीबों का कर्ज माफ़ नहीं होता, जबकि करोड़ों अरबों रुपए यूँ कहें कि अमीरों का माफ़ हो जाता है, उद्योगपतियों का माफ़ हो जाता है। ऐसी भी सरकारें देखने को मिलती होंगी। आप निश्चित रूप से हमारा इशारा स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे। बाबा साहब कहते हैं कि निजी स्तर पर जो अमीर अपने बीवी बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, उन्हीं की संकट के समय मदद करने के लिए सरकार खड़ी हो जाती है। ये हास्यास्पद है। इस प्रकार गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार सत्ता में आए, इससे बेहतर है कि वो सत्या त्याग करे, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण बेहद प्रभावशाली रहा। कहते हैं कि उनके जैसा बेहतर, असरदार, परिणामकारी, सिलसिलेवार भाषण आज तक मुंबई विधिमंडल में नहीं हुआ था। इस बारे में हम भी यकीन करते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब का स्पीच यहाँ समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुंबई सरकार के नए बजट पर क्यों खेद व्यक्त किया है?
पश्चिमी देशों का और हमारे प्रांत की आमदनी का विवरण पर बाबा साहब क्या चर्चा की है, ये जरूर आप बताइए। मुंबई बजटी भाषण के दौरान उसके बाद बाबा साहब का भाषण होता है, और ये भाषण आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब हम बताएंगे कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यानी कि अम्बेडकर संदेश नंबर 251 251 का जो जिन साथियों ने, जिन मिशनरी साथियों ने, जिन समर्पित साथियों ने आंसर किया था, मैं एक बार नाम जरूर लेना चाहूँगा। बनीता धोखे जी जो कि महाराष्ट्र से हैं, नारायण सिंह हमीरपुर से डिजिटल इंडिया के नाम से हैं। कृपया अपना नाम और जिले का नाम, प्रदेश का नाम जरूर लिखा करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। शांति गौतम जी मैनपुरी से, प्रभु नारायण जी चंदौली से, सुहाना सिंह कन्नौज से, सुनील गायकवाड़ महाराष्ट्र से, भूषण चुनार जी ने अपना जिला या प्रदेश का नाम नहीं बताया है, गोकुल रैदास जी और सौरभ कुमार जी, चंद्रिका राम सोनभद्र जिला महासचिव आवाज का, और के कुमार जी, इतने साथियों ने, इतने मिशनरी साथियों ने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दिया है। मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है अपना स्नेह प्रेम इसी तरह से आप बनाए रखेंगे। अब हम आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, आपकी प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अम्बेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंचता है। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के लेखक हैं, संकलन करता है परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। निश्चित रूप से आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो आज हम 5 दिसंबर को रिकॉर्ड करें वीडियो, और आज भी उन्होंने अभी कुछ देर पहले रिकॉर्डिंग से ठीक पहले हम देख रहे थे अम्बेडकर संदेश उन्होंने अपलोड किया है। त्याग और समर्पण बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं आप। आज आपके पिताजी का निधन हो चुका है, परिनिर्माण हो गया मेरे साथियों, और बावजूद इसके वो डॉक्टर अम्बेडकर मिशन से अपने पद से बिल्कुल विचलित नहीं है, बिल्कुल अपने पद से नहीं हटे हैं। अन्यथा की स्थिति में इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की कैजुअल जो कंडीशंस हैं, आकस्मिक घटनाएं हैं, उसके बाद व्यक्ति अंदर से टूट जाता है और सभी रास्ते छोड़कर 2, 4, 10 दिन, महीने भर के लिए वो अपने आप को अलग कर लेता है। लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप सच्चे मिशनरी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। आज इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपने डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का जो सिलसिला है लेखन का, संकलन करने का, वो आप निरंतर जारी रखे हुए हैं। हम आपको कोटशा आज आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नमन करते हैं, और आपके पिताजी जिनका परिनिर्माण हुआ है, हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हृदय से, निश्चित रूप से अर्शपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब सम्मानित साथियों, इन्हीं पलों के साथ हम आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को यहीं पे समाप्त करेंगे। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। हाथ जोड़ के जय भीम। अच्छे से किया करो।